तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। है ना, और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं और जेईई मेंस से एक एक क्वेश्चन आता ही है ना। तो ये समझ के चलो, तो जैसे अपन कोई बड़ा चैप्टर भी प्रिपेयर करते हैं तो उससे भी एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं और ये छोटे छोटे से एक एक आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि इनको हटाना है, मतलब कि नहीं छोटे छोटे चैप्टर से क्या ही है, क्योंकि कभी कभी हम इनको ऐसे लाइटली ले लेते हैं, पर एक एक क्वेश्चन इनसे भी आ रहा है। ठीक है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जेईई मेंस में ही आता है, एडवांस में नहीं आता। सर श्योर रहता है क्वेश्चन? ऑलमोस्ट श्योर रहता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और मैथमेटिकल रीजनिंग का भी। अब वो किसी एक आध पेपर में बाई चांस मिस हो गया तो हो गया, पर ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि श्योरिटी ऐसे उन्होंने कहीं पर ऐसा फिक्स नहीं है कि ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे आएगा ही आएगा, लेकिन आता ही है, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इजी रहेगा अगर ठीक से करोगे तो इजी रहेगा। तो आज और कल का जो लेक्चर रहेगा मेनली वो चीजें तुम्हारे 11th में बोर्ड्स में ज्यादा काम आएगी, और लास्ट का जो एक या दो लेक्चर रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन जेई में ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग का आना चाहिए, तभी तुम एंड का कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ वही जो 10th में तो हमने सीखा है थोड़ा बहुत, मीन मोड मीडियन, है ना। तो मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, कोई डेटा दिया है तो बेसिकली ये तीनों क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, कि सेंटर किधर है डेटा का, काइंड ऑफ ये पहचानना। ठीक है, जैसे मीडियन, मीडियन क्या होता है, बीच वाला वैल्यू। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा लूं, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा अरेंज होना चाहिए, तो 1, 5, 10, 15, 19, 25, 100 लेट से। तो इसमें 7 टर्म्स है, 7 एलिमेंट है, तो द मिडिल टर्म विल बी द मीडियन, है ना, ये सबको आइडिया होगा। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। मीडियन पे अपन डिटेल में बात बाद में करेंगे, है ना। मोड, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। लेट से इसी डेटा में 1, 5, 5, 15, 15, 15, 25 ऐसा कर दूं, तो मोड क्या हो गया, 15, है ना। इसकी भी डेफिनेशन और डिटेल में बात अपन बाद में करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द मीन, है ना। तो बेसिक आइडिया तुम्हें है ही और लिख भी सकते हो। तो अभी आ जाते हैं अपन मीन पर। तो मीन अगर क्या है, बेसिकली एवरेज, वही अरिथमेटिक मीन, यही सब है ना। तो किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। और क्या होगा, जैसे कोई एलिमेंट से x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक, तो उन सबका सम डिवाइडेड बाय n। बेसिकली लिख सकते हैं इसको समेशन ऑफ xi अपॉन n, और i को रखोगे 1 से लेकर n तक। देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स या एलिमेंट्स, और इसी को तुम एवरेज भी बोल सकते हो या फिर अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो, है ना। नोट करो इतना स्टार्टिंग से। कर लिया सर। ठीक है, बाकी भी एक बार कर ले, फिर बढ़ते हैं आगे। मीडियन बीच वाला टर्म, मोड मैक्सिमम जो रिपीट होता है, और मीन, मीन आपका सिंपली एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा। हो गया सभी का नोट। हाँ, वो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, हम भी थोड़े बहुत करेंगे, लेकिन जेई मेंस में जनरली टेबल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। उधर वही जो आगे चीजें पढ़ेंगे वो आएंगी जनरली, और ये टेबल वाले क्वेश्चंस तुम्हारे 11th बोर्ड में काम आएंगे।
है ना। चलो नोट किया यहां तक सभी ने। तो नेक्स्ट चीज वही है फ्रीक्वेंसी। अब मीन पे ही अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, फ्रीक्वेंसी वाला मतलब क्या, जैसे ऊपर वाला ही डेटा ले लूं, तो कोई तुमको बोले 1 एक बार है, 5 2 बार है, 15 3 बार है और 25 एक बार है, तो इसका मीन ऐसे लिखोगे ना तुम, 1 + 5 × 2 + 15 × 3 + 25 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है। सही बात है क्या? Yes, sir. है ना। तो बस वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, डेटा एक बार चाहो तो लिख लेते हैं कि जैसे x1 है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, ये मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, ये मैं डेटा लिख रहा हूं। फिर ये डेटा x2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 f3 और ऐसे करते करते xn और fn। तो x बार क्या हो जाएगा, f1 x1 + f2 x2 ऐसे करते करते fn xn अपॉन f1 + f2 + f3 + fn, है ना, क्योंकि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम ही तो हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। और इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो लिख सकते हैं अपन समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। और देखो आई अब नोन है कि आई 1 से लेकर n तक चलेगा, है ना, तो मैं उसको बार बार लिख नहीं रहा हूं समेशन पे। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नोट करो। तो इसी को तुम डिस्क्रीट डेटा भी बोल सकते हो, है ना, x1 x2 x3 अलग अलग डिस्क्रीट पॉइंट्स है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोला जा सकता है। बाकियों का हो गया क्या नोट? Yes, sir. बढ़े आगे। तो जैसा कि मैंने तुमको बोला ये डिस्क्रीट डेटा दिया था x1 x2 x3, लेकिन कभी कभी डिस्क्रीट की जगह कंटिन्यूअस डेटा भी दिया जाता है, मतलब वो क्लास वाला 0 to 10 10 to 20 20 to 30। तो उसमें क्या करेंगे, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें क्लास दे दी, क्लास मतलब वही इंटरवल, है ना, कि 0 to 10 वाले जो डेटा पॉइंट्स है, फिर कुछ डेटा पॉइंट्स है 10 to 20 वाले, फिर लेट्स से 20 to 30 वाले, और इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे दी कि 0 to 10 वाले की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 5 है, मतलब 5 डेटा पॉइंट्स इस इंटरवल में आएंगे, है ना। मान लो 6 डेटा पॉइंट्स इस क्लास में आएंगे, 7 डेटा पॉइंट्स इस इंटरवल में आएंगे। तो यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो यहां पर तुमको वो डेटा जो xi है ना, ये मानना पड़ेगा। और क्या मानोगे, ये जो क्लास इंटरवल है इनका मिड पॉइंट, तो 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 20 का 15, 20 30 का 25। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि फॉर द डेटा पॉइंट्स टेक मिड वैल्यू ऑफ या मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो तुम लिख सकते हो फॉर xi टेक मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, जैसा भी समझो तुम, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। और अब x बार वही होगा समेशन ऑफ xi fi, ये बेसिकली fi है, अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है ना। क्योंकि इधर उसने बोला ही नहीं ना 0 से 10 के बीच में वो 5 डेटा कौन है, हमें नहीं पता वो 5 डेटा कौन है, तो हम उसका मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। करो नोट।
तो ये अभी हमने सीखा, अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स है तो मीन कैसे निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट पॉइंट में फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मीन कैसे निकालेंगे, फिर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी हो तो मीन कैसे निकालेंगे। क्लियर यहां तक सभी को, और नोट किया? ठीक है, बाकी लोग भी बता दो अगर नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़े। Yes, हो sir. गया सर। चलो, तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फाइंड मीन ऑफ द डेटा। टू 4 8 10 12 14 16। $66 by 7. 66 बाय Yes, sir. 66 7। by 7. 1 2 3 4 5 6 7 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि 66 होगा उसका सम, है ना। वैसे देखा जाए तो 2 और 4 को अगर कंबाइन कर दे तो वो 6 बन जाएगा। 6 8 10 12 14 16, फिर ये एपी बन गई, है ना। हाँ, मतलब जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। 6 8 10 12 14 16, तो सम अगर तुम्हें इनका निकालना था तो बोल सकते थे कि इनका मिडिल वैल्यू क्या है, 11 रहेगा, है ना। तो 11 इंटू 6 66, वैसे अगर देखना हो तो। और बाकी अगर सच्ची में पूरी एपी होती, है ना, तो एपी का तो जो मिडिल टर्म रहेगा ना, वही आपका अरिथमेटिक मीन रहेगा। ये आइडिया होगा अपने को, है ना। जैसे मान लो इसी में सेकंड पार्ट कर लें अपन, तो ठीक है, ये तो मीन आ रहा है। लेट्स से 7 10 13 16 19 और 22, इसका मीन क्या होगा। तो ये एपी है, डायरेक्टली अपने को बोलना चाहिए इसका आंसर। क्या Sir, 29 by 2. 29/2 मतलब वैल्यू कितनी हुई, 14.5, है ना। हाँ sir. हाँ हाँ, क्योंकि एपी है ना, तो सिंपली सबका मीन क्या होगा, या तो ओवरऑल मीन कह लो, मतलब बीच वाली टर्म बेसिकली। और बीच वाली यहाँ पर क्या है, 3 इधर 3 इधर, तो 13 + 16/2 बेसिकली। तो एपी में ये सब हो जाएगा, क्लियर है ना। तो या तो 13 + 16/2, या तो 7 + 22/2, या तो 10 + 19/2। ये एपी की प्रॉपर्टीज लग रही है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम होता है। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है ना। हाँ, तो एपी वगैरह में तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो अरिथमेटिक मीन क्या होगा। बढ़े आगे। यस। तो वापस वही, फाइंड एक्स बार, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ये डेटा है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 2 5 6 8 10 12, और फ्रीक्वेंसी है 2 8 10 7 8 और 5। 2 8 10 7 8 5 और 2 5 6 8 10 12। तो ये डेटा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं। $300 by 40. हाँ, मतलब वैल्यू बताओ, इजी नंबर है।
7.5. हाँ आया सबका 7.5, Yes, sir. मतलब वही समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। तो 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 60, 8 7 जा 56, 80 और 12 इंटू 5 60, तो वो बड़ा इजी बन रहा है 300/40 विच इज 7.5। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना, समेशन एक्स आई एफ आई वाला फॉर्मूला। अभी कंटिन्यूअस वाला क्लास वाला भी करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और देख लें। अब देखो, निकालना तो हमें मीन ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेटा थोड़ा गंदा रहता है, तो शायद 10th में ये चीजें आ जाती हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, Yes, sir. है ना। तो किस लिए यूज करते हैं कि निकालना तो हमें डेटा का मीन ही है, लेकिन ये जो दोनों मेथड मैंने बोली अभी, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई या इजी करने के लिए ये दोनों मेथड अपन यूज करते हैं। तो देखते हैं। तो पहला है एज्यूम्ड मीन मेथड। चलो पीयूष, क्या चल रहा है? सर मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, पता नहीं। चलो कोई नहीं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी दे देता हूं। मतलब लेट से आपका डेटा है, डेटा पॉइंट्स अभी फिलहाल इजी लेते हैं कुछ, 1 3 6 8, है ना। तो सम कितना हो रहा है इनका? 18। एक काम करते हैं, 18 का 20 करते हैं। हो गया सम 20। जरा एक्स बार बताना इनका। 20/4 5, है ना। Yes, sir. अब सभी डेटा को मैं क्या कर रहा हूं, लेट से 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सभी डेटा को 3 से सब्ट्रैक्ट, तो 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो -2 0 3 और 7। अब बताओ एक्स बार, मतलब एक्स 1 बार बोलना चाहिए क्योंकि नया एवरेज है। Sir, 2. 2। तो जब हमने डेटा को 3 से कम किया तो एवरेज भी 3 से कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, जब सभी डेटा को तुमने 3 से कम कर दिया तो एवरेज भी 3 से कम हो जाएगा। या फिर मैं बोलता डेटा को 3 से लेट से बढ़ाया तो एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है एज्यूम्ड मीन मेथड का। करना क्या है कि हमें करना है एक मीन को एज्यूम। तो एज्यूम अ मीन, लेट से ए, कैपिटल ए, और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि डेटा में हो तो ही। मतलब जैसे यहां मैंने 3 से सब्ट्रैक्ट किया, जरूरी नहीं है 3 से ही करना था, 5 से कर लेते, 7 से कर लेते, जो डेटा में नहीं है उससे भी कर सकते हो। करेंगे उससे जिससे हमारा डेटा सिंप्लीफाई हो। तो एनी वैल्यू, तो हमारा जो न्यू डेटा है, जो ये जैसे मैंने x-3 लिखा था, तो मैं उसको बोल रहा हूं di, तो वो नया डेटा क्या हो गया, xi - a। मतलब मैं सारे डेटा को क्या करूंगा, a से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जैसे मैंने ऊपर किया। ठीक है, तो सारे डेटा क्या हुए, a से कम हो गए। तो क्या मैं बोलूं, जब मैं मीन निकालूंगा ये xi - a का मतलब di का, दैट इज समेशन fi di अपॉन समेशन fi। फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रखूंगा। क्या मैं बोलूं वो एवरेज भी a से कम होके आएगा जैसे ऊपर 2 आया था। तो जब एवरेज 2 आया तो उसमें वो a को वापस ऐड कर दो तो ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऊपर 3 से सब्ट्रैक्ट करके मेरा एवरेज आया 2, तो 2 में वापस 3 ऐड कर दो तो ओरिजिनल एवरेज 5 आ जाएगा। समझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो कर लो नोट। और ये एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, मतलब जब ये लिखा ही है तो यही स्टेटमेंट भी लिख दो एक,
कि when data was decreased by 3, average also decreases by 3. और ये भी लिख सकते हो if the data is increased by 3, मतलब डेटा मतलब सारे डेटा पॉइंट्स, then the average will also increase by 3. तो ये स्टेटमेंट लिख लोगे तो सही रहेगा, है ना, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग मतलब बैठी रहेगी कि हाँ सर ऐसा करा क्यों हमने? ऐसा इसलिए करा कि मान लो डेटा में तुमको देता 1121, मतलब 1121, ये वाला तो वैसे भी आसान है, 1121 31 41 111 131 191, मान लो ये डेटा दिया, तो इसको सम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो अगर इन सारे डेटा को तुम 1 से रिड्यूस कर दो तो सारे वो 10 के मल्टीपल बन जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन इजी होगी ना। तो ये तो मैंने तुमको सारे 1 वाले दिए, कभी हो सकता है डेटा थोड़ा और भी ऊपर नीचे कुछ हो, तो डेटा को थोड़ा वही सिंप्लीफाई करने के लिए, बस हमारे कैलकुलेशंस रिड्यूस करने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में किस तरह से क्या कर पाएंगे अपन। सर इसकी जगह हम ऐड भी कर सकते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, है ना, मतलब ए नेगेटिव भी हो सकता है, एनी वैल्यू मतलब वही समझो नेगेटिव भी हो सकता है, तो ए नेगेटिव मतलब तुमने बेसिकली ऐड कर दिया, ऐसा समझ लो, मतलब बस ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड करना पड़ेगा। चलो हो गया यहां तक नोट। ये मेथड जैसे पीयूष कह रहा है कि तब यूज होगा ना जब डेटा फ्रैक्शनल हो या डेसिमल में हो, कह सकते हो, है ना। जैसे मान लो अभी फ्रैक्शन वाले केस में तुम स्टेप डेविएशन भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है एक्चुअली में डेटा क्या है, वो अपने को देख के थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अभी जैसे अगला देखो स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डेटा को डिवाइड भी करेंगे किसी नंबर से। पहले तो एक एग्जांपल के समझ लो थ्रू, मान लो कोई डेटा लेता हूं मैं 3 9 12 18 27, है ना, और 1 2 3 4 5, निकालो इसका एवरेज। वैसे अच्छा आ रहा है क्या कुछ? हाँ 69/5 आ रहा है, 69/5 आ रहा है, ठीक है अभी आने दो, चलो 69/5। तो अगर हम इस डेटा को लेट से ये xi है 3 से डिवाइड कर देते, क्योंकि सब 3 के मल्टीपल है ना, तो 1 3 4 6 9, सही है क्या, 1 3 4 6 9। अब जरा x1 बार, अब एवरेज लो, हाँ 23/5। तो क्या हुआ, ये भी डिवाइड बाई 3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब डेटा तुमने 3 से डिवाइड कर दिया तो जो समेशन होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो समेशन भी 3 से डिवाइडेड तो एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या, है ना। हाँ मतलब लॉजिकल है बिल्कुल। तो यहाँ पर भी बस कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन तो रिड्यूस हुआ ना, तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है।
तो इसलिए हमने डेटा को पहले 3 से डिवाइड किया, x1 बार आया। अब अगर तुम्हें एक्चुअल मीन चाहिए तो 3 से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है स्टेप डेविएशन। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास डेटा xi है, तो तुम क्या करो, एक नया डेटा बना लो ui। और ui कैसे बनाओगे? जैसे xi में से मान लो कुछ a सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, मतलब मैं एज्यूम्ड मीन वाला भी यूज कर रहा हूं, और उसके बाद हमने h से डिवाइड भी कर दिया। तो यहां पर मैं वापस बोलूंगा a एंड h क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। हम किसी भी नंबर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके फिर भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी है, a0 लेना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में फिलहाल a0 था, है ना, तो मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने सीधा डिवाइड किया। तो अब मैं बोलूंगा कि मीन क्या होगा। तो पहले तो तुम मीन निकालो ui की हेल्प से। तो समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। क्या मैं बोलूं, ये जो मीन आएगा ये डिवाइडेड बाय h है, तो इसको हमें h से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, एंड इसमें फिर a से ऐड कर लेना चाहिए, तो ये ओरिजिनल मीन निकल के आएगा। तो पहले ऐसे समझो, ये xi माइनस a कोई डेटा था di फॉर एग्जाम्पल, वो एक अलग डेटा था di, तो उसको तुमने h से डिवाइड कर रखा था। तो जो इसका मीन आएगा ui का, वो h से डिवाइडेड होगा, इसलिए मैंने h से पहले मल्टीप्लाई किया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरा जो एवरेज है वो a से कम है, तो a से मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। कर लो नोट, एग्जाम्पल भी ऊपर वाला अगर करना हो तो। सर सबसे फेवरेबल मेथड कौन सा होता है? फेवरेबल कुछ नहीं है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन में लिख के दे तुम्हें, ये सब मैं वापस बोल रहा हूँ, काम तुम्हारे बोर्ड्स में ही आना है ना, ये जेई में काम नहीं आना है एज सच। तो हो सकता है क्वेश्चन में लिख के दे, या हो सकता है ना दे, तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा फिर कि मैं नंबर्स को डिवाइड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, या सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करूं तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो, है सर ना। वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस से भी आ जाएगा, और जाके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देख लेना। अभी एक दो तो अपन भी लेने वाले हैं, अपन इतना डिटेल में नहीं लेंगे, वहां तुम्हें और डिटेल में भर भर के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ जाएगा मतलब, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देख के और थोड़ा बहुत करके समझ में आ जाएगा। अच्छा, 10th में चैप्टर किया था, तो हाँ थोड़ा बहुत ये सब किया होता है वैसे अभी तक, है ना। चलो आगे बढ़े। तो ये दोनों पॉइंट अपन एक बार वापस लिख लेते हैं, जो अभी हमने सीखा। क्या सीखा? कि अगर आपका डेटा x1 x2 x3 से लेकर xn है, और उसका मीन x बार है, अगर तुम डेटा को लैम्डा से लेट से ऐड कर दो सारे डेटा पॉइंट्स, तो तुम्हारा एवरेज भी प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड दूसरी चीज हमने सीखी, अगर तुम सारे डेटा को k से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो तुम्हारा एवरेज भी k टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये मैंने ये लिखा, जो दोनों चीज अभी अपन ने देखी उसी को मैंने लिखा। कर लो नोट कि एवरेज x बार है, लैम्डा से सबको ऐड किया तो लैम्डा से एवरेज भी बढ़ गया, k से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी k से मल्टीप्लाई हो गया।
चलो डन, बढ़े। तो अब लेते हैं इन सब चीजों पे एग्जांपल, है ना। तो डेटा तुम्हें दिया गया है, मतलब क्लास इंटरवल में दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 भी दिया है। इनकी फ्रीक्वेंसी दी है 23875, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मीन, कहीं पर भी लिख लो, फाइंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो हम इसको नॉर्मल तरीका भी इस्तेमाल करेंगे, एज्यूम्ड मीन तरीका भी इस्तेमाल करेंगे और स्टेप डेविएशन भी इस्तेमाल करेंगे। तीनों तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं, है ना। तो गिवन इतना ही है, ठीक है। इसके नीचे जो भी करेंगे वो हम सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्लास दिया है तो क्लास का मिड पॉइंट निकाल के वो डेटा पॉइंट निकालेंगे। तो निकालो पहले तो xi। तो सबसे इजी 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, 25, 35, 45, 55, है ना। निकालो नॉर्मल तरीके से मीन। तो मीन क्या होता है, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। तो पहले तो कैलकुलेट करो xi fi, ये तुम्हारा fi है, तो xi fi का भी एक रो बना लो, है ना। तो xi fi लिखो, समेशन करो, समेशन ऑफ fi निकालो और x बार निकालो, करो। 193/5। 193/5 नहीं, इंटीजर आएगा इस बार आंसर, क्योंकि 5 डेटा पॉइंट्स है और सभी कुछ 5 का मल्टीपल है। ये तुम्हें भी सोचना चाहिए था, है ना, कि सारे डेटा 5 के मल्टीपल है और 5 ही डेटा पॉइंट्स है, तो इंटीजर आना चाहिए था, गलती कहाँ हुई। सर 39। हाँ 39। ये सब भी थोड़ा सा अगर अपना दिमाग एक्टिव रहेगा ना तो वो बेटर होता है कि गलत आ गया यार, गलत कहाँ आ गया, वो तुम्हें ही पता लग जाएगा गलत आ गया। तो 15 इंटू 2 30, 75, 35 इंटू 8 70 इंटू 4 280, 45 इंटू 7 कितना, 315। हाँ क्योंकि 90 90 90 270 और 45 तो 315 315, और फिर 55 इंटू 5 तो 275। 550 का आधा मतलब 250 और 25 275, है ना। इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हो, मतलब करना भी चाहिए, है ना। चलो तो समेशन xi fi कितना आया, पीयूष आया होगा ना, बोलो। सर वो आया 975। हाँ 975, और समेशन fi 25। 25। अच्छा नहीं, इंटीजर अपन वैसे नहीं बोलेंगे, 5 नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो फ्रीक्वेंसी में गलती करी थी क्या तुमने, आंसर क्या बोला था, नहीं तुमने फ्रीक्वेंसी में तो गलती नहीं करी थी, तुमने कुछ और गलती करी थी। आंसर किसने दिया था, देवेश ने या किसने। सर मैंने 975 की वजह 965 ले लिया था सर। अच्छा गलती से। वो गलती हो गई थी, ठीक है, हाँ वो तो हो सकती है, मैंने गलत सोच लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी 25 हो गई है ना। तो 5 का मल्टीपल भी अगर होगा तो वो फ्रैक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आंसर आ रहा है 39, है ना। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा भारी पड़ा ना, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं, पर फिर भी गलती भी कर ली कुछ लोगों ने। तो अब आते हैं सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो xi ये है सारे डेटा पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली ऐड तो नहीं करना चाहिए, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट ही करना चाहिए, डेटा को कम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। किससे करें, रिड्यूस, 15। 15 से भी कर सकते हो, 35। 35 से भी कर सकते हो, ये दो प्रोबेबल आंसर रहेंगे अपने, मतलब है ना। 15 अपनी मर्जी है, किसी से भी करो आंसर सेम आना है,
15 से करोगे तो वो सारे पॉजिटिव बनेंगे और 35 से करोगे तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, जिससे करना है करो, निकालो वापस आंसर। आंसर पता है 39 आना चाहिए, करो। तो मेथड 2 नया डेटा बना लो, xi माइनस 15 करना है तो 15, 35 करना है तो 35, तुम्हारी मर्जी। पर मेरे हिसाब से 35 ज्यादा बेटर होगा, पर 15 भी ठीक है, चलेगा 15 भी। आगे क्या 39? तो समेशन FIDI अगर मैंने 35 से किया तो उसमें समेशन देखो 70 से 70 कट रहा है, सीधा सीधा 100 आ रहा है अपॉन 25 प्लस 35, तो ये हो गया 4, तो 39। तो मेरे हिसाब से तो देखो ये बहुत ही आसान रहा, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम बढ़िया, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो वो नंबर भी 100 ही आया कम। तुम 15 से करोगे तो तुम्हारा 15 प्लस क्या आएगा 24, है ना? तो ये नंबर तुम्हारा 24 आ रहा होगा जिसने भी 15 से किया होगा। डन, आ गया सभी का? आगे बढ़े। रिस्पॉन्स कर दो एक बार फटाफट। यस सर। यस सर। यस सर। चलो मेथड 3 स्टेप डेविएशन। तो देखो पहले तो था 15, 25, 35, अगर उसी को डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 5 से कर सकते हो, एक तरीका तो वो कर लो, या फिर 15 या 35 से सब्ट्रैक्ट किया है तो डेटा तुम्हारा 10 का मल्टीपल बन गया है, तो ऑब्वियसली 10 से डिवाइड करोगे, है ना? चाहे तुम्हारा डेटा ये बना, चाहे तुमने 15 से सब्ट्रैक्ट किया हो, तो डिवाइड तो 10 से ही करोगे, इधर उधर करते 5 से, तो ये क्लियरली समझ में आता है ना? चलो तो करो स्टेप डेविएशन, मतलब एक नया डेटा बना लो UI वाला, xi माइनस 35 अपॉन 10। आ रहा है क्या वापस आंसर? तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 35 से ऐड करूंगा। तो देखो हुआ कुछ नहीं है, बस जो कैलकुलेशन है वो 10 से डिवाइड होके आ रही है, तो अल्टीमेटली ये 10/25 इंटू 10 प्लस 35 आया, वही 100/25, है ना? लेकिन थोड़ा सा ये रिड्यूस होके, बस। क्लियर है सभी को? सर तो ये थे तीनों तरीके, है ना? तो वो थोड़ा जाके एनसीईआरटी में देख लो कि उसमें वो बोलता है कि कैलकुलेट मीन बाय दिस मेथड, या हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ता है ना? दोनों चीजें तुम कर सकते हो, खुद से दिमाग भी लगा सकते हो कि यार डेटा ये 15, 25, 35, 45, 55 है, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, है ना? तो ये सब सोचा जा सकता है। बढ़े आगे। तो नेक्स्ट मीन में ही, ये तो अपन ने 2-3 तरीके देख लिए, तो ये तो मीन निकालने के तरीके देखे। अब
एक देखते हैं कंबाइंड मीन और एक देखते हैं वेटेड मीन। ये भी देखा हुआ है क्या? वैसे है तो इजी। सर ये कुछ नया लग रहा है। हाँ मतलब ऐसे नया लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला वाइज कुछ नया नहीं होगा। कंबाइंड मीन का क्या मतलब है? मतलब मान लो 5 अलग अलग सीरीज है ना, और उनके अलग अलग एवरेज है। जैसे मान लो x1 बार, x2 बार, x3 बार, और ऐसे करते करते xk बार। तो ये क्या है? मीन ऑफ या मीन्स ऑफ k सीरीज। जैसा मैंने बोला कि 5 सीरीज है तो k इक्वल टू 5 है ना। एंड ये जो एवरेज है, इसमें n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें n3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसमें nk नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो क्या मैं बोलूं हमारा ओवरऑल एवरेज क्या होगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, ऐसे करते करते nk xk बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, that is summation of ni xi bar upon summation of ni। समझ में आया? ये एग्जाम्पल तो अभी लूंगा ही, है ना। मतलब मान लो मैं तुम्हें बोलूं 5 टर्म्स का एवरेज 10 है, 5 टर्म्स का एवरेज 10 है, फिर 7 टर्म्स का एवरेज 15 है लेट से। तो ओवरऑल एवरेज क्या बोलोगे? कि 5 टर्म्स का एवरेज 10 है तो 5 इंटू 10, उसकी एक्चुअल वैल्यू 50 होगी ना, सबके समेशन की, नंबर्स की, और इनकी 7 इंटू 15 और अपॉन 5 प्लस 7, यही तो बोलोगे। सही बात है क्या? यस सर। है ना। मतलब Yes, ये sir. हाँ वैसा ही कुछ हो गया कि ये पीयूष ने क्रिकेट खेला जाके, है ना, तो उसने 5 इनिंग में एट एन एवरेज 10 रन बनाए, एंड 7 इनिंग में एट एन एवरेज 15 रन बनाए। तो ओवरऑल एवरेज क्या हुआ? तो 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 7, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल इनिंग्स 5 और 7 12 खेली उसने। क्लियर है ना? बिल्कुल लॉजिकल है ना। करो नोट। ना मतलब रटने से ज्यादा इन चीजों को समझना है ना, वही बेटर ऑप्शन है। और मतलब ऐसा कुछ खास है भी नहीं इनमें, ठीक है। पीयूष अगर ऐसा है तब वो तो मैंने नंबर वहां ले लिए, ठीक है, तो मैं नंबर चेंज नहीं कर सकता था। तो कभी इंदौर आओ तो बताना, फिर खेलेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो पीयूष कह रहा है ऑन एन एवरेज 50 रन बनाता है वो क्रिकेट जब खेलता है। यार मैं तो बिलीव नहीं कर सकता। अरे गली में ही तो। पढ़ाई छोड़ देनी हाँ, चाहिए सर। हाँ फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मतलब फिर तो क्रिकेटर ही बन जाए। ये गली में खेलते, गली में 50 रन, मतलब क्या 6-7 ओवर के मैच खेलते गली में। तो पार्क में T20, अरे क्या बात है, फिर तो सही में क्रिकेटर बनना चाहिए। चलो फिलहाल नोट करो सभी लोग। सर उधर कभी सोचा नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, मतलब है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
वो चुंबक कह रहा है 5-5 साल के बच्चे होते होंगे उनके साथ खेलता होगा। सर मेरे ही उम्र के बच्चे हैं। चलो कोई नहीं। पर कह रहा है टैलेंट तो बहुत है पर कभी घमंड नहीं किया। हाँ सर, सही बात कही उसने। चलो नोट किया गया यहाँ तक। और ठीक है, इसका आंसर जो भी आ रहा होगा, ये 50 आ रहा है और 7 इंटू 15 कितना हुआ? 105। तो 155/12। हो गया क्या नोट? तो आगे बढ़े, मतलब इस पे भी एक एग्जांपल Yes, ले sir. लेते हैं। तो एग्जांपल है, द मीन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन is rupees 400. Another group, है ना, ये जीआरपी ग्रुप लिख रहा हूं। Another group of persons has mean income of rupees 480. If mean income of all the persons in the two groups together is rupees 430, then find ratio of number of persons in the two groups. इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है और लैंग्वेज बड़ी बन जाती है इसमें। तो पहले ग्रुप में n1 नंबर ऑफ पर्सन्स मान लो, दूसरे में n2 मान लो, तो n1/n2 का रेशियो तुमसे पूछा जा रहा है, निकालो। ठीक है, पर बढ़िया, सही है। Five by three. ठीक है अक्षत, ठीक है, तो आंसर 5/3 है। आ रहा है क्या सभी का? तो n1 का एवरेज 400 है, मतलब n1 लोगों का x1 बार 400 है, n2 लोगों का x2 बार 480, आई थिंक यही दिया था। हाँ, और मीन इनकम कितनी है? 430। तो बस 430 बराबर 400 इंटू n1 प्लस 480 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो पहले तो ये 0 0 हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ। चलो आ गया सभी का? तो बस इधर उधर कर लो, तो n1/n2 का रेशियो 5/3 आ रहा है।
है ना, N1 वाले एक तरफ, N2 वाले एक तरफ। क्लियर है सभी को? तो एक मीन में लास्ट चीज और देखते हैं, वेटेड मीन, है ना। वेटेड मीन का क्या मतलब है कि आपके डेटा पॉइंट्स है x1, x2, x3 से लेकर xn, है ना। तो अगर नॉर्मल तुम्हें मीन निकालने को बोलो तो तुम तो वही करोगे, सम डिवाइडेड बाय n, लेकिन इन डेटा का अलग अलग वेटेज है, w1, w2, w3 से लेकर wn, ये क्या है इनका वेटेज, मतलब काइंड ऑफ परसेंटेज, है ना। जैसे मैं कह लूं कि तुम्हारे सब्जेक्ट से पीसीएम, तो उसमें जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारा एक ओवरऑल स्कोर निकाला जाएगा और उसमें 50% वेटेज मैथ्स का रहेगा, और 25 केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहेगा, है ना। तो मान लो मैं बोल रहा हूं पीसीएम और इनका वेटेज हो गया 25, 25 और 50। तो जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, है ना, लेट से मार्क्स आए x1, x2 और x3, तो तुम्हारा एवरेज वैसे अगर पूछा जाता तो बोलते x1 प्लस x2 प्लस x3/3 ये एवरेज है, लेकिन अब एवरेज पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 50 इंटू x3 प्लस 25 इंटू x2 प्लस 25 इंटू x1 अपॉन 100, ये बोलोगे ना। तो या तो वेटेज इस तरह से 25, 25, 50 दिया है, या अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लेता तो 0.25, 0.25 और 0.5, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता। तो यहां पर भी सिमिलरली मैं मीन क्या लिखूंगा, w1 x1 प्लस w2 x2 ऐसे करते करते wn xn अपॉन w1 प्लस w2 अप टू wn। सही बात है? तो यहां पर एवरेज हो जाएगा 25x1 प्लस 25x2 प्लस 50x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, नहीं x1 प्लस x2 प्लस x3 नहीं, 25 प्लस 25 प्लस 50। हाँ, एक तरीके से ये ऊपर वाला ही हो गया, सही बात है ना। एक तरीके से ये बिल्कुल ऊपर वाला ही हो गया, बाकी ठीक है, टर्म्स थोड़ी अलग है, वेटेज है ना ये। हाँ मतलब सही कह रहे हो, पर्व और पीयूष दोनों ही सही कह रहे हो कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है ना। पर लैंग्वेज में देखो फिर वो वेटेज लिखा जाएगा, अब नहीं बताऊंगा तो तुम बोलोगे वेटेज क्या है ना। तो सही बात है, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो इस पे भी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हो गया नोट सभी का? तो एग्जांपल लिखो, फाइंड weighted mean of first n natural numbers if their weights are same as the number। ठीक है, अब जब वेटेज पढ़ा है तो वेट्स आ गया ना लिखा हुआ, तो समझ में भी आएगा वेट्स क्या है। नहीं तो ऐसे नहीं पढ़े और सीधा मैं क्वेश्चन दे दूं तो बोलोगे ये वेट्स क्या है, वेटेज क्या है।
तो काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 से लेकर n तक, इफ देयर वेट्स आर सेम एज द नंबर। का क्या मतलब हुआ? नहीं, 1 का वेट 1, 2 का वेट 2, 3 का वेट। हाँ 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और n का n, ये सबका रिस्पेक्टिव वेट्स है। पीयूष n आंसर नहीं है, तो अब निकालो x बार, करो ट्राई। तो इसमें लगेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए अच्छी बात है। नहीं 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 प्रशांत और पर्व दोनों सेम गड़बड़ी कर रहे हो। 2n + 1/2। थोड़ी सी इसमें भी मिस्टेक है, फिर भी पहुंचे हो तुम, हल्की सी मिस्टेक है इसमें। पर प्रशांत और पर्व ये तो बिल्कुल ही गलत है। सर 2n + 1। इसमें भी हल्की सी मिस्टेक है, 2n + 1/6। ये भी हल्का सा गलत है। कहाँ, अरे कैसी कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो? फॉर्मूले भूल गए क्या? करना क्या है? समेशन xi wi अपॉन समेशन 2n + 1/3। हाँ 2n + 1/3। सब कितनी गलती, सबने गलती कर दी मतलब इस क्वेश्चन में। समेशन ऑफ xi wi मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सर 3 मैं स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से 6 नहीं लिया सर, इसलिए कर हाँ तो 2 अब ले वो लिया। गलती तो कर ही दी ना, और ऑप्शंस ऐसे ही होंगे 2n + 1, 2n + 1/2, 2n + 1/6, 2n + 1/3 तो करेक्ट है ना। और कुछ लोगों ने तो n × n + 1 में पता नहीं कहां से पहुंच गए, पीयूष भी वहीं पहुंच गया। तुम लोगों ने किया क्या है n × n, तुम लोगों ने क्या किया n × n + 1/2 सर उसको अपॉन 6 n। की जगह सर 2 लिख दिया सर बस। हाँ नहीं नहीं, ये n × n + 1/2 वालों ने क्या किया है, n × n + 1 नहीं क्या किया है मैं, n × n + 1 मेरे को ही समझ नहीं आ रहा क्या किया तुम लोगों ने। सर मैंने तो गलती से मतलब दिमाग में करने के चक्कर में n² में n कर दिया, तो n का सम निकाल दिया मैंने गलती से। अच्छा n² n कर दिया और वैसे कुछ कर दिया। पीयूष प्रशांत तुमने क्या किया? चलो तो 1² से n² तक का सम, ये सब भी समझाया था मैंने। 2 डिग्री का है तो 3 डिग्री में जाएगा सम, n × n + 1 × 2n + 1/6, और सिंगल डिग्री का सम 2 डिग्री में जाएगा तो n × n + 1/2। तो 2 चाहो तो यहां लिख लो, तो आंसर आ गया 2n + 1/3। अच्छा ये पीयूष ने भी यही किया है, तभी शायद शुरू में आंसर n दिया था, n² n। चलो खैर कोई नहीं, पर ध्यान रखो इजी क्वेश्चन था, है ना, पर बहुत सारी गलतियां। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और लिखेंगे अपन और फिर खत्म करेंगे। तो मीन वगैरह अपने सारे हो गए, अब 2 प्रॉपर्टीज लिखना बाकी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है ना, स्टेटमेंट मेरे साथ साथ नोट करो। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस of variate from their mean is 0। दैट इज, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है एल्जेब्रिक सम मतलब समेशन ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट मतलब क्या, डेटा पॉइंट्स। तो डेविएशंस मतलब डिफरेंस ऑफ
xi फ्रॉम देयर मीन, तो xi का डिफरेंस फ्रॉम देयर मीन, तो इसका समेशन एल्जेब्रिक सम 0 होता है, वो ये बोलना चाह रहा है। लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कोई डेटा है 1 4 7 4 और 7 11 12 और एक और 4 ले लो लेट्स से, तो इसका एवरेज कितना हुआ? फोर 4 4। तो xi माइनस x बार करो, xi माइनस x बार, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 0 0 और 7 माइनस 3 कितना, 7 माइनस 4 कितना 3। तो इन सबका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। देखो आगे ना एल्जेब्रिक सम इसका 0, 3 माइनस 3। तो वो ये कह रहा है, क्यों कह रहा है मतलब उधर देखा तो सही, बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब इन जनरल एक्सप्लेनेशन इसका देखूं तो अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं, समेशन ऑफ xi माइनस समेशन ऑफ x बार, है ना, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो समेशन ऑफ xi को ऐसा ही रहने दो, या समेशन ऑफ xi को मैं क्या लिख सकता हूं, x बार क्या होता है, समेशन ऑफ xi अपॉन n होता है, तो समेशन ऑफ xi को क्या लिखूंगा, n इंटू x बार ना, माइनस समेशन ऑफ x बार। अब x बार तो किसी डेटा का एवरेज फिक्स होता है, तो वो x बार बाहर आएगा, मतलब समेशन ऑफ x बार मतलब x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस x बार, कितनी बार, n बार, तो n x बार, तो आ गया ना 0। क्लियर है क्या? मतलब ये वही i1 से लेकर n तक, i1 से लेकर n तक, तो कोई डेटा है तो ये तो समेशन ऑफ x1 x2 x3 वो हो रहा है, तो उसको मैंने लिखा n इंटू x बार, और ये तो x बार का ही सम हो रहा है, मतलब x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस x बार, तो n टाइम्स ऑफ x बार, तो हो गया ना 0। तो ये इसका इन जनरल प्रूफ दिया, और ये मैंने एक एग्जांपल लेके प्रूफ दिया। क्लियर है? करो फटाफट नोट। सर हाँ सर इसको ऐसे देख सकते हैं, मतलब कि ये तो हो गया मतलब प्रॉपर ऐसा, मतलब हाँ जैसे कि जो xi का जो सम है वो सबका सम है ना, हाँ और जो x बार होता है उसको हम ऐसा कहते हैं कि मतलब हर एक जनरल जो भी उसमें है उसमें से सबकी वैल्यू ये होनी चाहिए, मतलब एक हाँ जैसे कि, तो हाँ 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 अगर उसमें x बार में सभी की वैल्यू वो है तो वो सबका सम माइनस सबकी जो वैल्यू है उसका सम तो 0 ही होगा, ऐसा देख सकते हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल वही किया है हमने, वही देखा है कि सबका सम माइनस एवरेज का समेशन, और एवरेज का समेशन तुम करोगे तो वो सम के बराबर ही आएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, मतलब ये वही बात हो गई कि समेशन ऑफ एक्स आई तो ये है ही, और समेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, n इंटू एक्स बार, और n इंटू एक्स बार क्या है, वही ये समेशन ऑफ एक्स आई, तो ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई ही लिखा है जो कि 0 है। ठीक है। और इसको वैसे सोचें, वैसे मतलब लॉजिकली, कि हुआ क्या, डेटा था 1474, तो उसका कोई एक एवरेज नंबर होगा, तो एवरेज 4 निकल के आया। तो हम कर क्या रहे हैं, डेटा को 4 के अबाउट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ डेटा 4 से बड़े होंगे, कुछ डेटा 4 से छोटे होंगे, तभी तो एवरेज 4 है। और जो वो आजू बाजू के जो मतलब डिफरेंस करने के बाद आएगा नंबर्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो उनका सम 0 ही तो आना चाहिए, तभी तो वो एवरेज है, मतलब काइंड ऑफ। ठीक है ना? थोड़ा अगर ऐसे भी सोच सकते हो तो सोचो। नोट किया पहला पॉइंट सभी ने? और एक और पॉइंट लिखना है। डन? बढ़े आगे? यस सर। एक सेकंड पॉइंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। है ना? अब ऐसी लैंग्वेजेस की थोड़ी सी आदत डाल लो,
है ना, ऐसी तुम्हें क्वेश्चंस में भी मिलेंगी, तो आदत डाल लो, वहां समझ में आना चाहिए क्या लिखा है वो। तो क्या लिखा है, सम ऑफ, तो सम ऑफ मतलब समेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, तो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ डिफरेंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन, तो वेरिएट फ्रॉम देयर मीन, यही कह रहा है ना। यस सर। तो ये कह रहा है इस दिस इज मिनिमम, मतलब किससे मिनिमम, क्या मिनिमम, तो वो ये कहना चाह रहा है कि डेटा को जब तुम लेट से ऊपर वाले एग्जांपल में मीन के बजाय, मीन था 4, किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट करते, 1 से 2 से 3 से 5 से 7 6 10 11, एंड देन फिर वो स्क्वायर्स का सम करते, मतलब xi माइनस जो भी नंबर रहेगा स्क्वायर्स करके समेशन करते, तो मिनिमम किस केस में आएगा, x बार वाले केस में। आई बात समझ में। जैसे वही एग्जांपल के थ्रू एक बार, माइनस वाली बात कहाँ आई थी सर, सब्ट्रैक्शन वाली सर बात, क्या क्या सर इस लैंग्वेज में सर माइनस वाली बात कहाँ आई थी? ये आई ना, डेविएशन, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन, है ना, डेविएशंस मतलब डिफरेंस ऑफ डेटा फ्रॉम देयर मीन, तो यही लिखा है मैंने। आई समझ में, ठीक है सर। है ना। चलो तो पहले तो एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं वो बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है, वो ऊपर वाला ही डेटा ले लेते हैं, लेट्स से ना, क्या था 1474, एवरेज है 4, तो x माइनस एक्स बार, मतलब आपने 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो -3 0 3 और 0, तो एक तो ये हुआ। फिर दूसरा x माइनस, लेट से किससे करूं सब्ट्रैक्ट, और 4 के अलावा 7 से कर लूं, लेट से, चलो ताकि एक वैल्यू 0 हो जाए। 7 से किया तो -6 -3 0 -3, तो वो कह रहा है इनके स्क्वायर्स का सम करो, स्क्वायर्स का सम करो, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 0 9 0, कितना आया 18। जरा इनका करना स्क्वायर्स का सम, तो 36 हो गया, एक ही वैल्यू ने बड़ा कर दिया, तो कितना 9 और 9 18 54, तो 54 इज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 से मिनिमम वैल्यू तुम अचीव नहीं कर सकते जब इन डेटा को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन स्क्वायर्स का सम करोगे। तो ये लैंग्वेज कह रहा है वो, समझ में आया क्या? यस सर। है ना। अब इसका अगर वैसे प्रूफ देखना है तो क्या करें, तो देखो थोड़ा मैं क्वाड्रेटिक का हेल्प लूंगा, या हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का, जो तुमने थोड़ा बहुत फिजिक्स में देखा है अभी तक, और थोड़ा बहुत शायद हमने मैथ्स में देखा होगा। तो जैसे कोई भी अगर क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन होता है ना, तो अभी देखो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन मान रहा हूं, इसको लेट से z बराबर समेशन ऑफ xi माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये y क्या होगा, या स्मॉल y ले लो, इसको जैसे भी ले लो, ये y क्या होगा सच दैट z इज मिनिमम, यही करना है ना मेरे को y का पता लगाना है सच दैट z इज मिनिमम। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन किसमें, y में, मेरे को y पता करना है, तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक टाइप का है ना। तो ये मिनिमम कहां होता है, अपने वर्टेक्स पर, और वर्टेक्स पर मतलब जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ रहे हो ना। यस सर। डिफरेंशिएशन 0 मतलब dy by dx मतलब स्लोप, तो ये स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू अचीव होती है। ये मैक्सिमम मिनिमम में तुमने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, 12th में हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, dz by dy मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ y पता करना है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, समेशन तो चल ही रहा है, तो सारे समेशंस में xi माइनस y का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t ना, तो ये, और चेन रूल के हिसाब से xi माइनस y का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो xi का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस y का डिफरेंशिएशन -1,
तो ये 0 - 1 से वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, लेकिन फिर भी चेन रूल के हिसाब से आना चाहिए। तो ये 0 हुआ, तो यहां से क्या समझ में आया, ये 0 - 1 तो हटाओ, है ना, इक्वल टू 0, ये 2 भी हटाओ, कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ xi - y 0 आया। रुको, तो यहां से समेशन ऑफ xi - y 0 आया। अलग अलग कर लो, समेशन ऑफ xi माइनस समेशन ऑफ y, है ना, तो समेशन ऑफ xi को भी लिखे रहने दो, समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू समेशन ऑफ y। तो समेशन ऑफ y मतलब क्या, y तो एक फिक्स क्वांटिटी है ना, तो y प्लस y प्लस y प्लस y क्या हो जाएगा, ny। तो ny बराबर समेशन ऑफ xi, तो यहां से y क्या आया, समेशन xi बाय n, क्या होता है वो, x बार, है ना। वापस देख लो, समेशन ऑफ y एक फिक्स क्वांटिटी है कि वो y क्या लू सच दैट z इज मिनिमम, वो देखना चाह रहा हूं। तो y का समेशन मतलब y प्लस y n टाइम्स, तो ny, तो y के आगे समेशन ऑफ xi अपॉन n, जो कि होता है x बार। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि y जब ये x बार रहेगा तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम रहेगा। क्लियर है क्या, नोट करो इसको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।